हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 पाठ 1 संख्या पद्धति का भाग दूसरा। इसका भाग 1 हमने अगले वीडियो में देख लिया था, पिछले वीडियो में। आज हम इसी चैप्टर का भाग 2 देख रहे हैं और इस भाग 2 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला अपरिमेय संख्या क्या होती है और दूसरा अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अभी जैसे आपको मैं अपरिमेय संख्या बोलूं तो आप सोचेंगे सीधे जो संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, बस एक लाइन सी बात। लेकिन इसमें आज हम अपरिमेय संख्या का पूरा डिटेल में एकदम बताएंगे, जो आप लोग को जानकारी के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? सिंपल सी बात बोलेंगे आप लोग, वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका कौन है भाई? करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, पाई, इनफाइनाइट। इतना बात तो सभी लोग जानते हैं भाई। सभी लोग आप लोग कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5। एक संख्या और बता देते हैं, पाई, और एक ये भी लिख लीजिए, जैसे 0.2, 002, 0002 ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब इनके बीच का देखिए 0, 2, 2 के बीच का बढ़ रहा है ना। इसके बीच में 2 0 था, 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0 ऐसे आएगा। इसे अनावर्ती संख्या बोलते हैं, मतलब इनके बीच का 0 बढ़ता रहेगा। तो इसको ये भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या बात तो इतनी सी है, लेकिन अपरिमेय संख्या कैसे खोज हुई इसके बारे में भी तो जानना है। तो इसके लिए थोड़ा पीछे आते, थोड़ा क्या बहुत पीछे, आज से 2500 साल पहले की बात है। 2500 साल पहले एक ग्रीस में एक वैज्ञानिक थे, पाइथागोरस। ये बहुत बड़े महान गणितज्ञ थे। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने एक सूत्र दिया था समकोण त्रिभुज के लिए। इन्होंने बताया था कोई अगर किसी समकोण त्रिभुज में, अगर ये 90 डिग्री का एक कोण होता है जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, इसमें अगर बोला उन्होंने कि 90 के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण, और इसकी दूरी निकालने के लिए उन्होंने बताया, कर्ण का दूरी निकालने के लिए, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर। अगर ये दूरी a है, ये दूरी b है, ये दूरी c है, तो इन्होंने बताया कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला इन्होंने दिया आज से 2500 साल पहले। उस समय दूरी मापना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि दूरी उस समय खेतों को मापते थे, सड़क बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, सब जगह डिस्टेंस नापना था। तो ये वाला डिस्टेंस नापने में बहुत चैलेंज था। जमीन पे तो नाप लेते थे, लेकिन अगर ऊंचाई पे कहीं हो तो कैसे निकालते थे? तो उसके लिए इन्होंने ये फार्मूला बनाया। कौन? पाइथागोरस साहब ने। ये लगभग 2500 साल पहले की बात है। कब? लगभग मान के चलिए वही 550 से 570 ईसा पूर्व के बीच में, ईसा पूर्व उस समय। तो उस समय जब इन्होंने ये सूत्र दे दिया, तो इनके जो पाइथागोरस के अनुयायी थे, इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य ने क्या किया, a का मान 1 रखा, b का मान भी 1 रखा। तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा? देखिए, जब c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया, तो c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब एक एक जोड़ेंगे 2 ही आएगा। और c बराबर करड़ी में 2, तो c की वैल्यू करड़ी में 2 आ गई। तो जब करड़ी में 2 आई c की वैल्यू,
तो करड़ी में 2 का मान होता है 1.414235 इतना होता है, और ये आता ही रहता है, मतलब ये कभी रुकता नहीं। जो ये करड़ी में 2 का मान पूरा होता है, ये मतलब ऐसे आएगा ही। इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत मतलब कुछ न कुछ आता रहेगा, कभी रुकने वाला है नहीं। तो अशांत दशमलव ये जैसे ये फिर रिपीट करेगा, फिर 4 1 2 5 2 3 5 6, ठीक है, रिपीट करते रहेगा। तो मतलब कुछ और आता रहेगा, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए खत्म नहीं होने वाला है। तो इसको उन्होंने बताया कि ये जो करड़ी में 2 की वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू एकदम नहीं होती है। हम उसका एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, लगभग में बता सकते हैं हाँ वैल्यू करड़ी में 2 का मान 1.41 है, और इसके बाद कहाँ वो खत्म होगा अभी किसी को पता भी नहीं। तो ऐसी संख्या को ही इनके शिष्यों ने कहा कि ये सारी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम अगर कोई ये पूछे कि सर्वप्रथम सबसे पहले किस अपरिमेय संख्याओं का खोज हुआ था, तो वो करड़ी में 2 है। सबसे पहले किस अपरिमेय संख्या खोज हुआ था, देखिए ये कौन है, करड़ी में 2, यही आपका सर्वप्रथम अपरिमेय संख्या है भाई। सबसे पहले खोजी गई अपरिमेय संख्या कौन है, करड़ी में 2। इतनी बात समझिए आप लोग। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, पाई, ये सब संख्याएं। ये कैसे खोज हुई थी इनकी, आज से 2500 साल पहले की बात है। पाइथागोरस जो थे साइंटिस्ट थे, मतलब एक गणितज्ञ थे, उनके अनुयायियों ने सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं की खोज किया था, और उनमें सबसे पहले जो खोज हुआ था वो हुआ था करड़ी में 2 का, ठीक है। और कुछ और भी अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं। हाँ अब आइए, अब कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लीजिए। कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी अपरिमेय संख्या है, कोई भी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान भी अपरिमेय होगा। जैसे अगर मैं कहूँ करड़ी में 2 अपरिमेय है, तो आप बोलेंगे ये जो माइनस करड़ी में 2 है ये भी अपरिमेय है। करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय, तो माइनस करड़ी में 3 भी क्या है, अपरिमेय। मतलब जितने भी परिमेय संख्या है उसका ऋणात्मक वैल्यू जो है वो अपरिमेय ही होगा। ये बात समझे। और एक चीज और, ये बात देख लीजिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय अगर हम जोड़ते हैं, अपरिमेय का योग जो है सदैव परिमेय में अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होता है। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए भाई। जैसे हम ले लेते हैं 2 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें हम जोड़ देते हैं एक अपरिमेय संख्या, जोड़ दीजिए, करड़ी में 2 जोड़ दीजिए, तो जब ये आएगा ये वैल्यू अपरिमेय होगा। ये क्या है, अपरिमेय। मतलब किसी भी परिमेय संख्या में जब आप अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो वो सदैव क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। अब बाकी एक और भी देख लीजिए, ये लेकिन कब है, ये जो संख्या होनी चाहिए शून्येतर संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अच्छा नहीं इसमें सही है, इसमें तो सही है। और एक चीज और भी, तीसरा पॉइंट, किसी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा
संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो वो सदैव ही अपरिमेय संख्या आता है। ये भी कैसे देख लीजिए, हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2 आपका परिमेय संख्या है और करड़ी में 2 आपकी अपरिमेय संख्या है, तो ये आएगा 2√2 आएगा, जो कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं भाई। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन रहता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया अपरिमेय संख्या, किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करिए। अच्छा, कोई ये भी बोल सकता है सर जी आप शून्य लीजिए, शून्य भी तो परिमेय संख्या है, शून्य में किसी अपरिमेय संख्या गुणा करिए तो आ गया शून्य, और ये जो कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो परिमेय लिखेंगे ये कैसा होना चाहिए, शून्येतर होना चाहिए। शून्येतर का मतलब होता है जीरो नहीं रहना चाहिए, शून्य को छोड़ करके, नॉन जीरो वैल्यू, मतलब जितने भी परिमेय संख्या लोगे आप वो जीरो नहीं होना चाहिए, और कोई भी ले लो जीरो को छोड़ के, तो वो सदैव की क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आप लोग को जानना जरूरी है। किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का, चौथा पॉइंट है, किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा, जोड़, भाग जरूरी नहीं है कि अपरिमेय हो। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी 2 ठो अपरिमेय संख्या लीजिए, उसको जोड़िए, चाहे उसका गुणा करिए, चाहे उसका भाग करिए, तो ये फिक्स नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही आएगा, परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं कोई परिमेय संख्या, इधर ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं अपरिमेय। ठीक है, पहले जोड़ वाला देखते हैं। जैसा हम ले लेते हैं, अब परिमेय में ले लेते हैं भाई आपका 2, और अपरिमेय में हम ले लेते हैं, अपरिमेय में क्या ले लें, या फिर जो हमको लेना वो ले लीजिए। अच्छा सॉरी, दोनों अपरिमेय ही रहना चाहिए ना, अपरिमेय। तो इधर हम ले लेते हैं करड़ी में 2, इधर ले लेते हैं माइनस करड़ी में 2। इनका जोड़ करिए, जब इनको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा शून्य ही ना, दोनों तो अपरिमेय है, तो जबकि शून्य क्या है, परिमेय। ठीक, और ये भी ले लीजिए, गुणा खा के देख लीजिए। अगर मान लीजिए हम करड़ी में 12 का लेते हैं और इधर ले लेते हैं करड़ी में 3, इनका जब गुणा करिए तो ये करड़ी में 36 हो जाएगा, और करड़ी में 36 बाहर निकलेगा 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और भाग में देख लीजिए, करड़ी में 18 ले लीजिए और भागे करड़ी में 2 ले लीजिए, जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, करड़ी में 18 को लिख सकते हो आप लोग 3 ब्रैकेट में 2, और एक करड़ी में 2, और बटे करड़ी में 2, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कर जाएगा, आ जाएगा 3, जो कि 3 आपका परिमेय संख्या है। तो मतलब कि किन्हीं भी 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा, जोड़, भाग जो है वो जरूरी नहीं है कि सदैव अपरिमेय ही आए, वो परिमेय भी आ सकता है। ठीक है, इसको अगर सरल भाषा में सभी को, अगर हम चारों पॉइंट को समझें तो क्या हो, देखिए वो भी देख लीजिए एकदम शॉर्ट फॉर्म में। मतलब कि कोई परिमेय हो और उसमें जोड़ा जाए अपरिमेय, तो ये एकदम तय है कि अपरिमेय ही आएगा, ये फिक्स है। अगर किसी परिमेय में गुणा किया जाए अपरिमेय का, तो वो सदैव ही अपरिमेय आएगा, ये बात है। लेकिन ये परिमेय कैसा होना चाहिए, शून्येतर लिख देते हैं आगे, शून्येतर अपरिमेय संख्या गुणा। ठीक है,
और किसी परिमेय में, ठीक है, कोई परिमेय संख्या हो, उसमें अगर हम भाग करते हैं अपरिमेय का, तो वो भी आपका सदैव अपरिमेय ही आएगा। ये तीनों बात समझ गया, जोड़, गुणा, भाग। और घटाना वाले केस में दोनों केस हो जाता है, परिमेय भी आ जाता है, अपरिमेय भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपके अपरिमेय ही आएंगे, घटाना वाले में भी। और नेक्स्ट पॉइंट, ये तो इतना आपको याद करना है। एक और है, अब अगर ये अपरिमेय है और इधर भी अपरिमेय है, अगर यहाँ पे जोड़ है, गुणा है, भाग है, तो इन तीनों केस में परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ये आपका फिक्स है और ये आपका फिक्स नहीं है। ये तो मतलब फिक्स है कि अपरिमेय ही आएगा, लेकिन इधर फिक्स नहीं है, परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। तो ये परिमेय संख्या के बारे में इतनी जानकारी आपको देनी थी हमको, ठीक है भाई। परिमेय संख्या क्या होता है, इतना बात समझे। परिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सर्वप्रथम किस परिमेय संख्या खोज हुई थी, करड़ी में 2 की। कौन किए थे, पाइथागोरस के अनुयायियों ने किया था। पाइथागोरस क्या थे, वो एक ग्रीस के गणितज्ञ थे, उन्होंने ही पाइथागोरियस प्रमेय दिया था। पाइथागोरियस प्रमेय क्या होता है, समकोण त्रिभुज में भुजा मापने में काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे परिमेय में अपरिमेय को जोड़ोगे तो सदैव अपरिमेय मिलेगा, ये हमने एग्जाम्पल भी देख लिया है। अगर शून्यतर परिमेय संख्या है, उसमें अपरिमेय जोड़ोगे तो सदैव अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। परिमेय में अपरिमेय का भाग दोगे तो अपरिमेय ही आएगा। अपरिमेय यहाँ पे संख्या, यहाँ भी अपरिमेय हो, जोड़, गुणा, भाग करिए तो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतना ही आपको परिमेय संख्या के बारे में समझना था, ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए भाई, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं की, आपने परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या तो निकालना सीखा था, उसके लिए हमने फॉर्मूला बताते थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, 5 थे, 6 थे, जितना भी बोला जाए वो निकाल सकते हो। लेकिन अपरिमेय संख्याओं के बीच की संख्या कैसे निकलती है, अपरिमेय संख्याओं के बीच की संख्या, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए कोई दो अपरिमेय संख्याएं, कोई दो ठो अपरिमेय संख्या x तथा y हो, तो इनके बीच एक परिमेय संख्या के लिए फार्मूला होगा करड़ी में xy, ये फार्मूला है, ठीक है। जैसे कोई अगर अपरिमेय संख्या x है, कोई अपरिमेय संख्या y है, तो उसको अंडर रूट में x इंटू वाई लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे हम कहें करड़ी में 2 तथा करड़ी में 3 के बीच की अपरिमेय संख्या बताइए भाई। तो देखिए कैसे करेंगे, सीधे बीच की संख्या निकालने के लिए करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3। अब इसको गुणा करना है, तो करड़ी में देखो गुणा कैसे होता है, जैसे अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 3 है, तो इसका गुणा इससे होता है, इसका इसमें गुणा हो जाता है, करड़ी में 6 हो जाता है। जैसे रूट ही रहता है और जो रूट में जो वैल्यू रहते हैं उसका अंदर गुणा हो जाता है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 6 हो जाएगा। तो इसको और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 6 का पावर 1/2 हो जाएगा। और इसको और बढ़िया से अगर हल करना है तो 6 का पावर 1/2, अब ये भी तो एक पावर है, इसको लिख सकते हो 1/2। और देखो पावर के ऊपर पावर आता है तो गुणा होता है, तो 1/2 गुणे 1/2 करोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 6 के पावर 1/4। मतलब करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच की जो संख्या है वो 6 के पावर 1/4 है।
ठीक है। अगर आपको इसी के बीच में अगर एक और पूछ दे, जैसे कहेगा कि करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच में 2 ठो अपरिमेय संख्या बताइए, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा ये देखिए, जैसे मैं कहूँ करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच में आप लोग निकाले हो, क्या निकाले हो भाई, 6 के पावर 1/4, यही निकाले ना। तो इसके बीच में अभी 1 के निकली, अगर हम और निकालना चाहते हैं तब अब इनके बीच में निकाल लीजिए, तो एक और निकलेगा ना। तो वही फार्मूला, इतना बस करड़ी में क्या हो जाएगा, इसके बीच निकालना है तो सीधे आप बोल दोगे क्या, करड़ी में 2 और गुड़े 6 के पावर 1/4, और इसको क्या लिख सकते फिर, और करड़ी में 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 इंटू 6 के पावर 1/4, फिर उसके बाद लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिखना है तो 2 के पावर 1, इसका ये रूट वाला जो जाएगा इसके ऊपर भी जाएगा, तो 1/4 और गुड़े 6 के पावर 1/8, तो ये एक संख्या आ गई। तो मतलब इनके बीच में ये वाली संख्या आ गई, कौन सी, इनके बीच में ये संख्या हम बोल सकते हैं कौन है, 2 के पावर 1/4 गुड़े 6 के पावर 1/8। तो जितना भी बोले आप निकाल सकते हो। अब इन 2 ठे पूछेगा तो इसके बीच निकाल देना, तो 1 2 3 ठे निकल जाएगा। वो ज़्यादा तरफ से 2 या 1 या 3 पूछ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अपरिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या निकालना सीखें। तो चलिए भाई अब आगे चलते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सीखने वाले हम लोग हैं किसी भी अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, तो पहले हेडिंग बदल दें, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं भाई। अच्छा एक चीज़ और जान लो, जैसे आप लोग कहेंगे सर ये अपरिमेय संख्या तो पढ़ा दिया गया, इसकी ज़रूरत कहाँ होती है दैनिक दिनचर्या में, तो ये जान लो कि जहाँ पर एकदम कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू निकालनी पड़ती है डिस्टेंस, वहाँ पे अपरिमेय संख्या का ही कैलकुलेशन होता है। अपरिमेय, जैसे बच्चे को परिधि निकालना होता है वृत्त का, कोई भी नहीं नाप पाएगा, वो फॉर्मूला लगाएगा 2πr से, जहाँ पे पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। बेलन का क्षेत्रफल, अब शंकु का क्षेत्रफल, सब में तो अपरिमेय संख्या है। तो उन सब जगहों पे क्षेत्रफल, डिस्टेंस, दूरी, ये सब निकालने में हम लोग अपरिमेय संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब अपरिमेय संख्या खोज हुआ तभी आज जाके हम लोग एकदम सटीक दूरियां निकालते हैं स्पेस में, या फिर ये जो शेप हैं अलग अलग प्रकार के, इन सब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नहीं तो पहले हम लोग को बस एक का दूरी आती थी, हाँ भाई लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है इतना। अब जब कोना वोना निकालना होता था कि बताइए कोने का क्षेत्रफल क्या है, तो किसी को पता नहीं रहता था। तो जब अपरिमेय संख्या निकला तब जाके हम लोग और एडवांस हुए क्षेत्रफल निकालने में, दूरी निकालने में, ठीक है। अब उसी तरह इन जो अपरिमेय संख्या, उनका संख्या रेखा पे कैसे निरूपण करते हैं वो देखेंगे। आप लोग इसके पहले 8 में पढ़ चुके होंगे संख्या रेखाओं पर संख्या का निरूपण। तो आप लोग देखे होंगे बीच में 0 रहता था, फिर इधर 1, फिर इधर 2, फिर 3। अब इधर आइए, थोड़ा बड़ा हम बना देते हैं क्योंकि हमको इसी पे समझाना है। 1 2 3 ऐसी जगह उधर पॉजिटिव में रहता है, और इधर -1 -2 -3। अगर हम इसी पे कहें कि इस संख्या रेखा पर करड़ी में 2 को दर्शाइए कि करड़ी में 2 है कहाँ। अभी तो सब लोग को परिमेय संख्या दिख रहा है 0 1 2 3, अब इसी में कहीं ना कहीं तो करड़ी में 2 भी होगी, अब वो कहाँ है हम यही पूछ रहे हैं। तो कैसे दर्शाया जाता है इसको देखिए। अगर करड़ी में 2 दर्शाने आ गया ना, तो आप करड़ी में 3, करड़ी में 4, करड़ी में 5, करड़ी में 7 सब दर्शा सकते हैं। इसलिए एकदम गौर से ध्यान से देखिए कि करड़ी में 2 कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा नीचे बना देते हैं क्योंकि इसी पे हम करड़ी में 3 भी बता देंगे। तो
तो देखिए भाई, सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं और बीच में आपका रहता है 0, 1, 2 और इधर 3 और इधर भी -1, -2, -3। ठीक है। अब हमको करड़ी में 2 को दर्शाना है, तो करड़ी में 2 निकला कैसे भाई? आप लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज था, उसमें ये दूरी 1 1 लिए, तब ये जगह करड़ी में 2 है। तो इसको दर्शाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, 1 सेंटीमीटर का हम लोग चाप लेंगे। कितने का? 1 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे 0 से देखिए, इसको मान लीजिए 0 यहाँ पे लिख देते हैं, हम इसको पॉइंट O मान लेते हैं। ठीक, 0 से ये 1 जो है इसको पॉइंट P मान लीजिए, मतलब O मूल बिंदु से एक P पॉइंट लिया जिसकी दूरी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक, एक जो भी सेंटीमीटर में लीजिए, चाहे बड़ी लेगो तो मीटर में लोगे, जिसमें भी आप लेना है, एक है। अब बिंदु P पर हम क्या करते हैं, एक लंबवत रेखा खींचते हैं। लंबवत रेखा कैसे कर देंगे? प्रकार में अपने सबको 90 डिग्री कोण बनाना रहता है। प्रकार में कोई चाप लेंगे, बिंदु P पर रखेंगे और फिर खींच देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से उस चाप को हटाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं। अब प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, एक बार काटेंगे, फिर यहाँ पर रख के एक बार और यहाँ काटेंगे। फिर क्या करते हैं, ऊपर काटते हैं यहाँ पर रख के, फिर यहाँ पर रख के ऐसे ऊपर काटते हैं। तो जब कटे हुए बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो ये समकोण होती है। ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज, इस समकोण लाइन पे जो लंबवत रेखा है, इस पे अपने प्रकार में एक, जितना बड़ा ये दूरी नहीं है, 1 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और बिंदु P पर रख के ऐसे काट देंगे। तो ये मान लीजिए बिंदु Q मिल गया। ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, Q और O को मिला दिया। Q और O को क्या किया, मिला दिया। सबसे पहले क्या किए, फिर से देखिए, सबसे पहले संख्या रेखा खींच दिए। संख्या रेखा पे फिर क्या किए, बिंदु O से 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया, तो एक जहाँ वहाँ पे P रखेंगे। फिर बिंदु P पर एक लंबवत रेखा खींचा। ठीक है। लंबवत रेखा खींचने के बाद बिंदु P से प्रकार में 1 सेंटीमीटर का चाप रख करके यहाँ पे काटेंगे, जहाँ पे कटेगा वो बिंदु Q है। फिर उसके बाद Q को O से मिला दिया, तो ये देखिए 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना आएगा, करड़ी में 2 ही आएगा ना समकोण त्रिभुज से, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये देखिए 1 है, ये भी एक 90 डिग्री का ये है कोण, तो इसके सामने ये हो जाता है कर्ण, और झुकाव कोण अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है। तो ये देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2, तो k = करड़ी में 2, तो इसकी वैल्यू आ गई करड़ी में 2। लेकिन अब वहीं हम संख्या रेखा भी इसको कहाँ दर्शाएं। अच्छा, करड़ी में 2 की वैल्यू क्या होती है, करड़ी में 2 की वैल्यू होती है 1.4 1 4 2 3 5 3 5 6, मतलब कि 1.5 से भी कम होती है। 1.5 से भी कम होती है। अगर 1.5 होता तो 1.5 होता ना, तो 1 तो यहाँ है, तो 1.5 कहीं इधर ही होगा बीच में, फिर उसके बाद 2 होगा। तो अब करेंगे क्या, हम अपने प्रकार में एक यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे बिंदु O पर, और पेंसिल का नोक ले जाएंगे Q पर। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचते जाएंगे, और ये जहाँ पे काटेगा नहीं वहीं पे आपका होता है करड़ी में 2। तो यही संख्या रेखा पे करड़ी में 2 को हम दर्शा दिए। ठीक है। यहाँ से प्रकार का चाप लेकर बस काटेंगे, जहाँ पे ये अक्ष को काटेगा वहीं पे आपका हो जाता है करड़ी में 2। इतना बात समझ में। अब कोई पूछेगा सर करड़ी में 3 कैसे दर्शाएंगे, तो एकदम सिंपल सी बात है भाई। देखो, अच्छा ये करड़ी में 2 है ना, अगर मान लो करड़ी में 3 लेना है, इसको करड़ी में 2 मान लो, इसको देखो तो अपने आप ही करड़ी में 3 आएगा। कैसे, देखिए 1 है तो 1 है, ये है 1 का स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, करड़ी में 2 का स्क्वायर करोगे 2 ही आएगा। अब k का स्क्वायर = 3, तो k बराबर करड़ी में 3, तो अपने आप आ जाएगा करड़ी में 3। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखो इसके लिए बिंदु Q जो नहीं है, बिंदु Q पर, इस लाइन पर बिंदु OQ पर एक लंबवत रेखा खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे, प्रकार का चाप लेंगे अपने प्रकार में कोई, और यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे और ऐसे काट देंगे। फिर इसी पे 90 डिग्री कोण, बिंदु Q पे 90 डिग्री कोण बनाना है, 60 120
और जहाँ पे काटेंगे कहीं ऐसे कटेगा तो इसे जाएगा। अब ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, देखो करड़ी में दो पहिया हैं, 1 सेंटीमीटर का चाहिए प्रकार में एक चाप लेंगे, 1 सेंटीमीटर का काटेंगे, ये एक हो गया। और इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए आर दे दीजिए, और आर को ओ से मिला दीजिए। जब आर को ओ से मिलाएंगे इसे, अब यहाँ प्रकार का नोक रखेंगे और रखेंगे चाप यहाँ पे। और करड़ी में 3 की वैल्यू कितना होती है, करड़ी में 3 का वैल्यू होता है 1.732, मतलब 1.5 से थोड़ा अधिक है। तो क्या करेंगे, प्रकार का नोक रखेंगे ऐसे, कहाँ काटेगा, 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा काटेगा, कहीं ना कहीं ये इधर ही काटेगा। तो जब इसे काटोगे तो जहाँ काटेगा वो वही हो जाता है करड़ी में 3। तो ये आ गया करड़ी में 3। करड़ी में जब 4 बनाओगे ना तो जाके 2 पे एकदम गिरेगा फटाक दे, क्यों, क्योंकि करड़ी में 4 की वैल्यू होती है 2, बाहर निकलेगा तो 2। इसी तरह जब करड़ी में 5, करड़ी में 6 एकदम गोल घूम जाएगा, पूरा एक चित्र बनेगा एकदम चक्र की तरह। तो इसी तरह निकालते हैं करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4, करड़ी में 5। तो संख्या रेखाओं पर अपरिमेय संख्या का निरूपण इस प्रकार होता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और जिनको ना समझ में आया वो थोड़ा रिवाइज करके देखिए, ध्यान से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। और उसके बाद भी ना आया तो हमको कमेंट करिए, सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो उसको हम और अच्छे समझाएंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो धन्यवाद।